मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। लगातार वीडियो पे बने रहें क्योंकि आज का वीडियो आपको सुबह 10 बजे दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर हर भारतीय के लिए वो दिन है जो हर आदमी हर चौक चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला के कहता है कि मेरा आज अधिकार है, और ये अधिकार देता है संविधान। संविधान को लेकर बहुत सी कथाएं और बहुत सी बातें बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवियों ने कही हैं। हर नारे में संविधान का जिक्र इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये भारत को मजबूत करता है और हर भारत के नागरिक को मजबूत करता है। भारत के जितने भी लोग हैं, यानी कि कहा जाए कि हम भारत के लोग, अगर हम भारत के लोगों को इकट्ठा करना चाहें तो वो सिर्फ एक ही विधान है, संविधान, जो हमें जोड़ता है, यानी कि भारत का आईन। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान अपनी टीम के साथ लिखा और हम सबको हमारे अधिकार दिए। इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए मैं जनाब गुलाम खैरुल बशर साहब को जोड़ना चाहूंगा, जो कि प्रोफेसर हैं और अन्य समाजों का भी नेतृत्व करते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को चलाते हैं और हम लोगों को एक ऐसा अपना छात्र यानी कि बनाकर, ऐसा गुरु यानी कि गुरु खुद तो गुरु हैं पर अपने छात्रों को हमें पेश कर देते हैं IAS PCS बनाकर, जिनकी हम सेवाएं लेते हैं। इस तरह हम लोग राहत की सांस लेते हैं और कानून का और प्रशासन का सहयोग लेते हैं। इन लोगों की जो जरूरतें होती हैं वो खुद गुलाम खैरुल बशर साहब रखना चाहेंगे। और एक बात और मैं अपने दर्शकों के सामने पेश कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी से गुलाम खैरुल बशर साहब बिस्तर पर आराम कर रहे हैं क्योंकि तबीयत खराब थी। चोट लगने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, उसके बाद यानी कि घर पर आराम कर रहे हैं। मैंने कहा, काफी लोगों ने मैसेज भी किया और जब जाके बशर साहब तैयार हुए और भारत न्यूज 247 के माध्यम से आज देश और सब समाज को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ संविधान कितना जरूरी है आगे तक के लिए, इस पर भी चर्चा रहेगी और बहुत सी बातों पर भी चर्चा रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में आपका पूरा अधिकार है कि आप आगे के लिए, मैं आज मौका नहीं दे पा रहा हूं आपको, पर मैं आगे के लिए कह रहा हूं कि आगे के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्याएं और सवाल भी कर सकते हैं, जिससे कि हम कभी भविष्य में कोशिश करके ये बताने की आपसे या मिलवाने की, या बशर साहब से द्वारा जो सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं या आपके जो सवाल है हम उनसे जवाब दिलवा दें आप। मैं कोशिश करता हूं बशर साहब को जोड़ा जाए जिससे कि हम बात कर लें। जुड़ चुके हैं जनाब खैरुल बशर साहब मेरे साथ में। स्वागत है बशर साहब भारत न्यूज 247 में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस साहब और भारत न्यूज। आपने मुझे इस पिछले 22-23 दिन हो गए कि मैं जो है नहीं मूव कर पा रहा, नहीं उठ पा रहा, बैठ पा रहा, लेकिन कल से अल्लाह का शुक्र है तो आज आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। आपने इसरार किया और बताया कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो हम आवाम के लोग हैं, अवामी लोग हैं और हम आवाम को खुश रखना चाहते हैं। तबीयत तलील होने के बाद मेरे पास में जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, मैं नाम एक एक करके नाम भी लेना चाहूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और उन लोगों के बहुत से कोई सवाल भी हैं। सबसे पहले सर एक सवाल मेरा क्या है, मैं तो बस क्योंकि मैसेज कुछ इस तरह से थे कि बशर साहब की तबीयत कैसी है। सर आपके मिजाज कैसे है, पहले सबसे पहले ये बताया जाए। कल शाम से अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ठीक हूँ। बैठने में जो बहुत दिक्कत थी अब वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और सभी लोगों ने बहुत दुआएं की हैं। उन दुआओं का असर है कि हम आज आपके साथ रूबरू हुए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने इम्पोर्टेंट डे पे आपने मुझे अपने साथ ज्वाइन करने का मौका दिया है और मुझे इस बात का सर्फ हासिल है कि मैं आपके साथ इतने बड़े इम्पोर्टेंट डे पे आपके साथ ज्वाइन हो रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ कुछ देर बने रहें। जी सर शुक्रिया सर। सर जानकारी लेनी यही चाह रहा था कि आप एक प्रोफेसर हैं और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे कि भारत चलता है, यानी कि IAS की तैयारी कराते हैं आप, और जब आपके स्टूडेंट बनकर
कोई सिस्टम को संभालता है तो आपको तो खैर खुशी होती ही होगी, पर समाज की जरूरतें पूरी होती हैं। और ये सब अधिकार मिलता है संविधान से। सर, संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जानना चाह रहा था कि किस तरह से शुरुआत होती है संविधान को मजबूत करने की एक प्रोफेसर के द्वारा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पूरे जमात सलमानी के, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जमात के लोग हैं, सलमानी समाज है, सबको मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई पेश करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और उन लोगों को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश कर रहा हूं जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। वंचित वर्ग है, जहां तक जो विकास है इसकी हवा उन लोगों तक नहीं पहुंची, उन लोगों के मुंह में अगर जबान है तो वह संविधान की देन है और संविधान ने ही उनको आगे आने के लिए, लेके आने के लिए पहल किया है। हम बताएं कि 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को हम लोग आज दिवस के रूप में मनाते हैं, उसको हमने स्वीकार किया था। यानी जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये संविधान बना, संविधान तैयार हुआ और उसे 26 नवंबर 1949 को इसे हमने पूरा किया और इस दिन हमने अपनाया, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार हम 26 जनवरी 1950 को करते हैं, यानी लागू करते हैं। यानी अपना लिया हमने, लेकिन लागू किया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन जब हमने पूरा किया 26 नवंबर 1949 को और जब हमने इसको अपना लिया, यही हमारा संविधान रहेगा, उसी खुशी के मौके पे 2015 से अंबेडकर जी के जयंती से ही हम लोग इस संविधान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। और उस दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे देश का आईन तैयार हुआ। जुल्म और जो जुल्म करने वाले लोग थे, उन लोगों के चंगुल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हमने अपना एक आईन बनाया। आज जिस फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, खासकर आप, वो संविधान की देन है और हम लोग संविधान के इस मौके पे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच का जो टाइम है उसमें थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर कॉन्फ्रेंस में अपने संविधान को स्वीकार करने का एक ऐलान किया था, तो इस वक्त उस डेट का हम लोग इंतजार कर रहे थे। और यानी कुल मिला करके जो प्रारूप समिति, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी संविधान की, और उस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसमें 200 से ऊपर लोग शामिल थे उसमें शामिल करने के लिए। लेकिन जो 7 लोगों की एक जो प्रारूप समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता अम्बेडकर जी कर रहे थे, उसमें हमें फख्र है कि 7 लोगों में KM मुंशी और BL मित्तर और DP खेतान के साथ साथ मोहम्मद सादुल्लाह भी उसमें शामिल रहे हैं। हमें चूंकि आज मैं इस पॉइंट पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन क्योंकि एहसास होना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कमेटी में भी हम अकलियत का पार्टिसिपेशन रहा है और मोहम्मद सादुल्लाह और KM मुंशी और BL खेतान और 7 लोगों शामिल हुए प्रारूप समिति, अंतिम रूप समिति करने के लिए। तो इस तरह से आज जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हालात देख रहे हैं, जो भी हम अपने आप को इस वैश्विक उठापटक के दौर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हालात देख रहे हैं और भारत में जो हालात देख रहे हैं, इसमें संविधान ही एक हमारी आस है, एक सहारा है, एक आसरा है कि हमारी बात को सुनी जा रही है और हम चौराहे पे खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं। यही संविधान हमारे लिए वरदान है। इसलिए जितना भी ऐसा समाज है वो इसको वरदान माने और स्वीकार करे और उस संविधान को अपने सीने से लगा करके उस आईन के साथ अपनी और अपने आने वाली नस्लों का मुकद्दर लिख सकता है।
और उसे लिखना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी जानकारी दी है। सर इसमें कुछ और सवाल भी जुड़ जाते हैं मेरे पास में। जैसे कि मान लो आप कई सारे संगठनों में शामिल हैं, खास करके पसमंदा को लेकर आप हमेशा जागृति फैलाते रहते हैं। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने ISPCS दिए हैं। सर सवाल यही था कि जिस तरह से संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं पसमंदा समाज छूट गया, इसकी क्या वजह हो सकती है कि संविधान पढ़ा नहीं या संविधान को जान नहीं पाए? नहीं, इसमें न संविधान पढ़ने के लिए है न जानने के लिए है। संविधान के सभी आप आर्टिकल देखेंगे, खासकर DPSP एक नीति निर्देशक तत्व का एक अनुच्छेद है वहाँ से, और मौलिक अधिकारों में तो वहाँ पे सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, सोशल जस्टिस की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि सभी वर्गों तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी जो अवसर हैं उसको समान लोगों तक पहुंचाना, जो संपत्ति है उसको समान लोगों तक पहुंचाना, और जो आय है उसका समान लोगों तक पहुंचाना, ताकि ट्रिकल डाउन कंसेप्ट, टपकन सिद्धांत की अवधारणा को धरातल पर उतारा जा सके, यानी जमीन पे उतारा जा सके, यानी ग्रोथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारी जो समृद्धि होनी चाहिए, जो विकास होनी चाहिए, वो ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए, कि जब तक नीचे खड़े हुए आदमी तक अगर आय का समान वितरण, अवसर का समान वितरण, संपत्ति का समान वितरण अगर नहीं हो पाता है तो संविधान कहता है कि हमारा उद्देश्य ही नहीं पूरा हुआ। अब इसमें सवाल ये बनता है कि कितने लोगों को इतने कम समय में आप पढ़ा सकते हैं। ये भी एक ऐसी बात है कि एकाएक सब एक उम्र तक ही आदमी पढ़ सकता है। मैं कहूँगा कि राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी और जागरूकता का अभाव, पॉलिटिकल जो विल पावर है उसकी कमी रही है, और जो है क्या कहते हैं कि जो जागरूकता का अभाव है। जिस जागरूकता कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करती रही है, लेकिन उसे धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं होता रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। यानी जितनी भी अच्छी नीतियां बनी हैं, अच्छी होती हैं, नीति हमेशा अच्छी होती है, लेकिन सवाल उसका ये है कि उसे धरातल पर उतारा जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि धर्म गलत नहीं होता, उसके मानने वाले गलत होते हैं। पॉलिसी गलत नहीं होता, उसे लागू करने वाले गलत होते हैं। तो कहीं न कहीं संविधान को लागू करने वालों से चूक हुई है। इस चूक को मैं मानूंगा, क्योंकि जो वंचित वर्ग है एकाएक पढ़ तो लिख पाएगा नहीं। हाँ, अपने आने वाली नस्ल को पढ़ा लिखा सकता है, वो आके क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जो वंचित वर्ग है बेचारा, जो पीछे खड़ा है, तो उस तक विकास की धारा वही पहुंचाएगा जो उसे लागू कर रहा है। तो लागू करने वालों से चूक हुई है, मैं तो लागू करने वालों को चूक दूंगा। इसमें किसी आम जनमानस की गलती नहीं है, क्योंकि गरीब गरीब है, उसकी परिभाषा गरीबी ही है, उसे हर चीज का अभाव है। उस अभाव से वो बाहर निकल नहीं पाता, तो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे? जी सर, फिर भी एक जानकारी और लेनी चाह रहा था मैं। जैसे कि NGO होते हैं, संगठन होते हैं, हम लोग सामाजिक संगठन बना लेते हैं हमारे लोग, इनके अंदर अपनी योजनाओं को लेकर अक्सर बात होती है, पर योजनाएं कहाँ से आती हैं, कौन देगा, इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। तो क्या पूछना चाहते हैं इस पे? सर यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि NGO होते हैं, संगठन होते हैं, और इनसे जुड़कर समाज को ये तो बताया जाता है कि हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, पर अधिकार कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या ये समाज तक जानकारी पहुंचाई जाती है NGO और संगठनों के माध्यम से? देखिए, NGO और संगठन की जो स्थापना का उद्देश्य है, वह NGO और संगठन के स्थापना का उद्देश्य है कि वह एक समिति या लोगों का समूह बना करके
सामाजिक कार्य के गतिविधियों को बढ़ाएं। उसके दो उद्देश्य, दो स्टाइल हो सकते हैं, दो अंदाज हो सकते हैं काम करने का। पहला ये कि वो आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो करना चाहते हैं वो करें। सेकेंड वो क्या है कि सरकारी योजनाओं की जागरूकता लोगों तक पहुंचाए और सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनको फायदा पहुंचाएं। ये लेकिन पिछले 1991 के ग्लोबलाइजेशन के बाद, जो वैश्वीकरण 1991 के बाद हुआ, उसमें वैश्विक स्तर पर भारत की जितने स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो ट्रस्ट हैं या जो भी सामाजिक गतिविधियों में पंजीकृत जो संगठनें हैं, उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी स्पेस मिला और अंतर्राष्ट्रीय फंड्स डायरेक्ट उस एनजीओ और ट्रस्ट को आने लगे। चाहे वो कोई भी धार्मिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो जो करते थे, तो उनको काफ़ी 1991 का जो विश्व बाजार खुला भारत के लिए, तब से लेकर के लगातार एनजीओ को डायरेक्ट विदेशों से सहायता मिलती रही। एक बड़ा फंड एनजीओ को आता रहा और उससे जो है डिफरेंट अंदाज से स्वयंसेवी संगठन एनजीओ या ट्रस्ट जो है अपने सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहे, उन्हें पैसे की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 2014 के बाद जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार बनी, उसने अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन किया और विदेशों से सहायता मिल रहे एनजीओ के सहायता को रोका और वो उन लोगों ने कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण किया कि वो जो सहायता एनजीओ को आती थी, भारत के एनजीओ या ट्रस्ट को मिलती थी पहले, वो अब सरकार के पास ही, सरकार के जैसे स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम में चली जाती या टॉयलेट बनाने वाले अभियान में चली जाती या मनरेगा में भी जाती है या स्किल इंडिया में चली जाती। तो इस तरह से पिछले 2014 के बाद जो भारत के एनजीओज हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं, क्योंकि उनका वित्तीय सहायता जो मिलती थी वह वित्तीय सहायता उस स्तर से नहीं मिलती जो पूर्व के स्तर से मिलती रही है। तो इस तरह से एक तो वित्तीय सहायता लेकर के आप समाज में कोई काम कर सकते हैं, जैसे फूड फॉर वर्क करा सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे करके कुशल बना करके उनके लिए कुछ ऐसे उपकरण उपलब्ध कराते रहे हैं एनजीओ, सिलाई मशीन देते रहे हैं, पेशेवर लोगों को किट उपलब्ध कराते रहे हैं, उनको ट्रेनिंग कराते रहे हैं। अब वो सरकार ने खुद जिम्मा लिया हुआ है और सरकार खुद इस काम को करने लगी है। तो एनजीओज की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वर्तमान में, लेकिन वो सरकार चाहती है कि फिर उनको शामिल करें अपने योजनाओं में। इसीलिए सरकार की जो नीतियां हैं, एक नया कंसेप्ट लेकर के सरकार आई है, जैसे हम कहते हैं ना कि सरकार और प्राइवेट की पार्टनरशिप। जैसे अडानी अंबानी का जिक्र आप लोग मीडिया वाले अक्सर कहते रहते हैं कि वो उसमें अडानी ने वो खरीद लिया। अब इसको आगे बढ़ा रही है सरकार और कर रही है PPSP, यानी पब्लिक प्राइवेट सोशल पार्टनरशिप, यानी जो सामाजिक संगठनें हैं इनको भी भागीदार बना, क्योंकि सरकार को लग गया कि अगर सामाजिक संगठनों को, सोशल पार्टनरशिप को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर धरातल पर वही एनजीओ खड़े होते हैं ना। जैसे आप मीडिया हैं, धरातल पे आप देख रहे हैं, अंबानी आकर के आपके कॉलोनी के आसपास, अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई ऐसी झुग्गी झोपड़ी है, उसकी ऐसी समस्या को कौन जानेगा? वो एनजीओ जानता है, वो ट्रस्ट जानता है, वो एनजीओ जानता है। तो उसकी भी जो अनुभव है उसको सरकार जब तक लेगी नहीं, उठाएगी नहीं, तब तक सरकार की जो मंशा है कि हम हर वर्ग तक विकास की धारा को पहुंचाएं, वो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए सर। इसमें एक जानकारी और भी मैं साझा करना चाह रहा था आपके साथ में, और वो मिल जाती तो बेहतर रहता। एक तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई सवाल और जवाब नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है उन लोगों के लिए जो संविधान का जो फार्मूला एक तरह से आम समाज के लिए पेश किया गया था वो नहीं जान पाते हैं। भारत न्यूज 247 की छोटी सी कोशिश यही है कि एक ऐसे व्यक्ति से जानकारी आप लोगों तक पहुंचवाई जाए जो प्रोफेसर हैं और संपूर्ण जानकारी रखते हैं। सर, जानकारी ये लेना चाह रहा था कि जिस तरह से कहा जाता है, हर वर्ग में कहा जाने लगा है, बहुत कुछ हम लोग सोशल मीडिया नहीं जमीन पर रहकर भी देखते हैं कि कहते हैं एकता कर लो, एक हो जाओ। अब हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जब मौलिक अधिकार सबके बराबर है, जितना ज्यादा कुछ संगठन के रूप में या जितना कुछ यानी कि एक तरह से कहो समूह के रूप में
बनेगा, आगे बढ़ेगा तो लोगों को अधिकार और फायदा इतना ही मिलेगा। फिर ये एकता और एक साथ जुड़ने की बात जो होती है उसमें और सब कुछ संविधान के तहत मिलने में कितना फर्क है? नहीं, संविधान भी एकता की ही बात करता है। लेकिन डिफरेंट समूह होना, हमारी तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती यही है कि हमारे अलग अलग समूह हैं, हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, हमारे अलग अलग विचार हैं, हमारे अलग अलग धर्म हैं, हमारे अलग अलग, हमारे हर एरिया का अलग अलग पानी का टेस्ट अलग अलग है जी, हमारी बोली अलग है। आप दिल्ली से बाहर आप चले जाइए, आप तो फिर आपकी मेरठ पहुंचते ही भाषा बदल जाएगी। वहीं आप पहुंच जाइए, आप अमरोहा पहुंच जाइए तो कुछ और बदल जाएगा, बांदा पहुंच जाइए तो कुछ और बदल जाएगा। आपका सबसे बेहतरीन जो एरिया जहां बहुत आप विजिट करते हैं, कौशाम्बी पहुंच जाइए तो बातें अलग हो जाती है, अंदाजे बदल जाता है। भारत तो बड़ा महान देश है, तो जो किसी भी समाज में अगर संगठने बनते हैं तो संगठने कोई गलत नहीं होते हैं, कोई नियत उनकी गलत नहीं होती। बस एकता की बात ये होती है कि जब किसी समाज के 50 संगठनों की जब एक आवाज उठे तो एक आवाज उठाने वाला चाहिए, क्योंकि सरकार सभी संगठनों से बात नहीं करती है। आप देखेंगे कि अगर रामलीला मैदान में अगर 5 लाख लोग इकट्ठा हैं तो 5 ही लोग सेलेक्ट किए जाते हैं कि आप जाइए और प्राइम मिनिस्टर से बात करिए। तो वो अगर 5 लोगों पे 5 लाख लोगों का भरोसा नहीं होगा तो फिर 5 लोगों से प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर तभी बात करेंगे जब उस 5 लाख लोगों की 5 लोगों में सहमति हो जाए या एक में सहमति हो जाए। तो संगठने समूह बनाए जाते हैं ताकि एरिया वाइज लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जब आवाज बुलंद करनी हो तो उसे एकता की आवश्यकता होती है, एक होने की आवश्यकता होती है, एक आवाज में आवाज मिलाने की आवश्यकता होती है। लेकिन मानवीय गलतियां यही है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी ही आवाज को बुलंद किया जाए, तो यही थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, उसको दरकिनार करके अगर एक समझदारी के साथ, तभी तो अंबेडकर संविधान सभा में कहते हैं कि मैं जो है एक आवाज की बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं वंचित वर्ग की बात करूं तो वंचित वर्ग की बात हो, उसमें अल्पसंख्यक भी आ जाता है, उसमें SC ST भी आ जाता है। इसीलिए तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में SC में मुस्लिम समाज को रखा था। ये नहीं कहा था कि ये जो मुसलमान SC कम्युनिटी है वो धर्म के आधार पर हम इसको आरक्षण नहीं देंगे। तो अंबेडकर को आज याद करते हुए हमारी रूह उनको बहुत करे कि जहां भी हो वो सुकून से हो, क्योंकि उन्होंने संविधान प्रारूप समिति में मुख्य संविधान में जो अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा है उसमें उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों के जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया, क्योंकि उनका मानना था कि प्रताड़ित जो होता है, पिछड़ा जो होता है, पीछे लाइन में खड़ा होला व्यक्ति में कोई न जाति है न धर्म है, सबको उसमें शामिल करना होगा, क्योंकि ये कई हजार सालों से प्रताड़ित लोग हैं और ऐसे लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए। तो ये जो संगठनें बनती हैं इसका वेलकम करना चाहिए। लोग जागरूक तो हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। जब उनको पूरी तरह से संगठनों की स्थापना का उद्देश्य, उनके स्टेजेस पता चल जाएंगे कि संगठन का पहला स्टेज क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, तब वो जब समझदारी आ जाएगी तो जो मुख्य संगठन है उसके साथ आवाज में आवाज मिला लेंगे तो दोनों लोगों का काम हो जाएगा। यानी कुल मिला के बहुमुखी, मल्टी डायमेंशन जिसको कहते हैं, मल्टी डायमेंशन से समाज का काम होने लगेगा। इसलिए संगठनों की स्थापना को गुरेज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि संगठनों को बनाने वाले लोग इतने सलाहियत वाले लोग हों कि जब आवाज उठे तो एक मुख्य संगठन के साथ अपनी आवाज को मिला लें। वो कोई भी हो सकता है, जो गठजोड़ होना जरूरी है सर, गठजोड़ होना आवश्यक है, तभी जाकर के हमारी आवाज को सुनी जाएगी। तभी ये संविधान कहता है, तभी तुम्हारी आवाज को संसद में गूंजेगी। संसद में अगर गुजारना चाहते तो अंबेडकर कहते हैं आवाज एक बना लो, मुंह अलग अलग हो लेकिन आवाज एक हो। सर फिर भी एक जानकारी और लेना चाह रहा था मैं, जैसे कि ये जानकारी मैं समझता हूँ कि मेरे दर्शकों के लिए आखिरी जानकारी होगी और शायद आखिर में है तो सबसे उत्तम भी होनी चाहिए, कि खास करके मेरा जो चैनल है भारत न्यूज 247 वह अति पिछड़ा वर्ग ज्यादा देखता है। तो अनुच्छेद 341 पर धार्मिक पाबंदी खास करके लगी, उसके अंदर बहुत सारे लोग वंचित रह गए।
और आज जब संविधान पर बात हो रही है तो कम से कम ये भी बात हो जाए कि भाई एक बहुत बड़ा तबका सन 1950 से लेकर 10 अगस्त 1950 से लेकर आज तक वंचित है, और वो वंचित ही इसलिए रह गया कि वो मुस्लिम कहा गया, वो पसमंदा कहा गया, वो अति पिछड़ा वर्ग कहा गया, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। इसी संविधान के अंदर उसको इंसाफ नहीं मिल पाया। किसने प्रतिबंध लगाया, कैसे लगाया, राजनीतिक बहुत सी बातें हमारे सामने पहले भी आई हैं और हमने उठाई भी हैं, पर वंचित क्यों रह गया और समाज को क्या करना चाहिए था, इस पर थोड़ी रोशनी चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके इस सवाल के आने के पहले मैंने अंबेडकर जी का शुक्रिया अदा किया। और कितनी बड़ी बात है। फिर साहब ये बताइए कि 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को भारत ने स्वीकार किया जी, उसमें भारत के संविधान की पहली लाइन जानते हैं क्या लिखी है? लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। वहां ये नहीं लिखा है कि मैं हिंदू भारत का लोग, मैं नहीं लिखा हुआ, हम लिखा हुआ है। हम भारत के लोग संविधान में लिखी गई सभी बातों को स्वीकार करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हम शपथ लेते हैं, हमने स्वीकार किया, अपनाया, मान लिया, हमने अपनाया और मान लिया। और उस संविधान में 341 में उस संविधान में हमारा मुस्लिम समाज जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण में है। यहाँ अंबेडकर कहाँ से अलग हो गए? अब देखिए 26 जनवरी 1950 को भी किसी ने नहीं हटाया जी। वैसे जनवरी 1950 जब हमने लागू किया, ध्यान रखिएगा, दो शब्द यूज करना, अपनाया तो भी है मुस्लिम वर्ग, और जब हमने लागू किया तो भी मुस्लिम वर्ग उसमें शामिल है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे संविधान बनाने वालों को, हमारे संविधान सभा के लोगों को। संविधान प्रारूप 2 समितियां हैं, ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता इसलिए ना हूं। एक संविधान सभा अलग है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। तो इन 7 लोगों की सभी समितियों ने मिल करके ये माना कि मुसलमानों में जो पसमानदा तबका है वो अनुसूचित जाति के आरक्षण का हकदार है। कितने बड़े लोग हैं, लेकिन ऐसी राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दी, राजनैतिक ओछापन दिखाई दिया कि 10 अगस्त 1950 को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक पन्ने पे लिख करके संसद चल नहीं रही थी, एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से उसको लिख करके उसको हटा दिया गया। हमें लगा कि ये भारत के उन नीति नियंताओं के फैसले का मजाक है, मजाक उड़ाया गया। मैं इस बात को बोलता हूं, भले ही किसी ऐसे दल के लोगों को बुरा लगे तो लगना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि भारत के जो हमारे वर्तमान में संविधान सेवक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अगर जवाहरलाल नेहरू की उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करके पसमानदा समाज को ये हक दें और उसे 341 में अमेंडमेंट करके फिर उसे बहाल कर दें, तो ये पसमानदा समाज हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री न किसी दल का होता है, वो देश के हर वर्ग, हर तबके, हर आदमी का वो प्रधानमंत्री होता है। इसलिए हमारी उनसे उम्मीद है, और आपके माध्यम से कि जिस पसमानदा की बात भारत न्यूज़ के माध्यम से, अब बिलखुसूस आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस पसमानदा की बात सियासत में वो कर रहे हैं, अगर रियली में वो सियासी तौर से और उसको हिकमत अमली के तौर से अगर वो ईमानदार हैं, तो उन्हें हमेशा मुसलमानों को अनुसूचित जाति के उस पसमानदा तबके को आरक्षण बहाल करना चाहिए। और आशा करता हूं कि आपका ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। विश्वास तो है आज नहीं तो कब मिलेगी, क्योंकि जानते हैं कि चलिए कि चलना दूर तक है, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। मंजिल मिलेगी, वक्त लगेगा, कामयाबी अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केवल बसर साहब, आपने हमें बहुत वक्त दिया, और जिस तरह से हमारे पास मैसेज बहुत सारे आए थे, हम समय के कारण यानी कि बता नहीं पाए आपको सबके लोगों के नाम पर। हमारी कोशिश ये रहेगी कि भाई कभी ऐसा प्रोग्राम और दोबारा हमें शूट करने का मौका मिला तो हम बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे शुभचिंतकों ने आपके मैसेज किए और हमने यही कोशिश की कि भाई जो मुकम्मल जानकारी है हम वो पहुंचा दें।
संविधान दिवस पर, जिससे कि भाई पूरा समाज देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खैरुल बसर साहब। बहुत शुक्रिया आपका नफीस भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।